नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे से नजदीक आ रही, वैसे ही पार्टियों के उम्मीदवार अपने प्रचार में तेजी लाने में जुट गए हैं और इसी कड़ी में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार अजय टमटा अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं और जहां पर आपको बताते चले कि उनका दावा है कि इस बार उनकी संसदीय क्षेत्र की जनता मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है और उनकी इस संसदीय क्षेत्र से एक तरफा जीत है। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं कि लगातार अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के टिकट के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह था। मेरा लगभग 14 की 14 विधानसभाओं में जाना हुआ है और हर एक क्षेत्र में मुझे देखने को मिला कि कार्यकर्ताओं में बहुत सारा उत्साह भरा है और कार्यकर्ताओं के अलावा आम जनमानस ने भी मन बना लिया है कि हमको नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने वर्षों से इस लोकतंत्र के अंदर खासतौर पर उत्तराखंड राज्य में अपने मत का उपयोग सिर्फ इसलिए करते रहे कि हमारी जो आम जनमानस की आवश्यक चीजें हैं, जो डेली यूज की चीजें हैं, जिसके द्वारा उसका जीवन यापन होता है, वो सारी आवश्यकताएं पूरी हो। लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था को लेकर कर्णप्रयाग में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। कर्णप्रयाग पुलिस चौकी से मुख्य बाजार होते हुए नगर के कई स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने और मताधिकार का प्रयोग करने और किसी भी राजनीतिक पार्टी व्यक्ति विशेष के किसी भी प्रकार के दबाव में न आने की भी जागरूक किया गया और इसके साथ ही आम जनता से भी अपील की गई, यदि कोई व्यक्ति क्षेत्र में शराब, उपहार और धनराशि का वितरण मत प्राप्त करने हेतु करता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। आपको बताते चलें कि चुनाव में शांति व्यवस्था को लेकर मार्च निकाला गया। आप तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीरें चमोली से हैं जहां पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च निकाला गया है और साथ ही चुनाव में शांति व्यवस्था को लेकर ये मार्च निकाला गया जहां पर लोगों को जागरूक भी किया गया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च चमोली में निकाला गया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के तहत तो पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुरान ने आपको बता दें कि पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाया। उनके एजुकेशन दस्तावेज में गड़बड़ झाला होने का आरोप लगाया। रविंद्र जुगरान ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साल 2002 में इंटर की परीक्षा पास की और उसके बाद 2007 में वो ग्रेजुएट हुए और जिस कॉलेज से गोदियाल ग्रेजुएट हुए हैं वो उन्हीं का प्राइवेट कॉलेज है। आज हमारे मध्य मौजूद है, हमारे बहुत ही हाई स्कूल या इंटर का गड़बड़ है, पर संदेह उत्पन्न हो गया कि 82 में हाई स्कूल करने के बाद 2003 में इंटर, वो भी विधायक बनने के बाद। और संदेह क्या, ये तो मेरा पुख्ता आरोप है, ये मेरा एलिगेशन है कि गणेश गोदियाल जी ने जब ग्रेजुएशन किया तो जिस महाविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन किया वहां के डायरेक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, टीचर, बाबू और स्वयं सब कुछ वही थे, सर्वे सर्वा वही थे। तो कौन कहता है कि बिना नकल के जो है वो ग्रेजुएशन हो गया। राजधानी देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने आपको बताते चले कि राजेश्वर नगर में स्थानीय लोगों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मतदान करना चाहिए, इसी के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जगहों पर जरूर कुछ लोगों ने चुनाव का बहिष्कार की बात कही है, हालांकि उनकी मांगे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर है। सीडीओ ने यह भी कहा कि सबसे बातचीत कर उन्हें मतदान को लेकर जागरूक किया जा रहा है।
आज ये राजेश्वर नगर का जो हमारा बूथ है, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में हमने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें हमारे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई है। हमने जनपद देहरादून के लिए एक वीडियो लॉन्च किया है और यहाँ पे जो महिलाएं उपस्थित हैं हमारी आंगनबाड़ी सेंटर पे, उन्होंने भी मतदाता जागरूकता गीत का प्रस्तुतिकरण किया है। यहाँ पे हमारे कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर भी उपस्थित है, उन्होंने प्रस्ताव दिया है जिसमें वो मतदाता जागरूकता संदेश अपने बैंक के सभी खाताधारकों को भेजेंगे। इसके अलावा अपने एटीएम्स पे भी और अपनी सभी शाखाओं पे भी वो प्रचार प्रसार कार्यक्रम करेंगे। तो हमारे इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य है मतदान प्रतिशत को बढ़ाना, मतदाताओं के बीच में जागरूकता लेकर के आना और उनको ये अपील करना कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। देहरादून में 85 साल से अधिक वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने भी बताया कि अगर कोई मतदाता किन्हीं कारणों से अपने घरों पर नहीं मिलेंगे तो ऐसे में मतदाताओं के लिए 13 अप्रैल के बाद में द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा। पूरे प्रदेश में इस समय आपको बताते चले कि 85 साल के अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए बैलेट से चुनाव आयोग के निर्धारित मानकों के तहत मतदान कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया की बात कही जा रही 13 अप्रैल के बाद में शुरू होगा द्वितीय चरण, और जहां पर मुख्य विकास अधिकारी ने ये जानकारी दी है। और साथ ही आपको बताते चलें कि पोस्टल बैलेट से मतदान प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जहां पर दिव्यांग लोग पोस्टल बैलेट के पेपर के जरिए मतदान करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी दी और पोस्टल बैलेट से अब मतदान प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज से हमारे जनपद में 85 प्लस और विकलांग मतदाताओं को घर घर जाकर के मतदान कराने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें हमारे जनपद की 10 विधानसभाएं हैं, वहां पे पोलिंग पार्टीज बना दी गई हैं। कुल 111 पोलिंग पार्टीज का गठन किया गया है। हर पोलिंग पार्टी में एक माइक्रो ऑब्जर्वर है, 2 पोलिंग ऑफिसर हैं और साथ में पुलिस सुरक्षा कर्मी और वीडियोग्राफर भी उपलब्ध कराया गया है। जनपद में कुल 85 प्लस मतदाता 12,000 है, उसके सापेक्ष लगभग 1500 मतदाताओं ने इसमें आवेदन किया है, जिनको की पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने कोटद्वार में कांग्रेसी नेताओं के साथ में रोड शो किया। कोटद्वार के बद्रीनाथ रोड, झंडा चौक और गाड़ी घाट और लालपानी वाले इलाकों में रोड शो किया गया है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर रोड शो किया गया, जहां पर गणेश गोदियाल ने यह रोड शो किया। जनसभा को भी यहां पर संबोधित किया गया। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार चल रहा और इसी कड़ी में कोटद्वार में भी रोड शो किया गया और इसी रोड शो के दौरान गणेश गोदियाल ने एक जनसभा को संबोधित भी किया है। आपको बताते चले कि जनसभा को संबोधित किया गया और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर रोड शो भी किया गया है। आम लोग जिस प्रकार से उमड़ उमड़ कर हमारे समर्थन के लिए आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ऋण मैं किस प्रकार से चुका पाऊं। ये निश्चित है कि यहाँ पर गढ़वाल लोकसभा में लोगों के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं। हमारे सभी साथी, अब आप लोग पूछते हैं कि 14 विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक हैं, तो बीजेपी के विधायक हैं, उन विधायकों को भी जनता ने बनाया। मत जनता के पास है, मत विधायकों के पास नहीं है, वोट विधायकों के पास नहीं है, वोट जनता के पास है। बहुत जबरदस्त चल रहा है। कोटद्वार से लेकर के बद्रीनाथ धाम तक 14 की 14 विधानसभाओं में गणेश गोदियाल की यूएसपी बन गई है। मैं पहाड़ों को रहवासी, पहाड़ का नौजवान, पहाड़ की माताएं बहनें, पहाड़ का आम आदमी, पहाड़ का किसान, पहाड़ का बेरोजगार गणेश गोदियाल को अपने नजदीक पाता है और उसको ये लगता है कि गणेश गोदियाल को जिता करके दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे तो उत्तराखंड के सवालों को उठाएंगे।
खबर विकासनगर से है, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विकासनगर पहुंचे और कार्यक्रम में जेपी नड्डा और साथ ही इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया है। सुना है कि नहीं सुना? ये जो इंडिया अलायंस है ना, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन किस बात का गठबंधन है? ये गठबंधन दो बातों का। एक तरफ मोदी जी मतलब बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार को हटाएंगे और भ्रष्टाचारी को समाप्त करेंगे, यानी उनको जेल में देंगे। बोला है कि नहीं बोला मोदी जी ने? और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों को बचाने का जमावड़ा। लंबे समय से एमएलए रहे, गणेश जोशी बड़े लंबे समय से एमएलए रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी भारी मतों से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही। इसी कड़ी में देहरादून में बीजेपी के टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए कोर कमेटी की बैठक की गई और बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संघ सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। टास्क है कि सब नेताओं का अपना बूथ जो है जिताना है और अपना बूथ जो है रिकॉर्ड मतों से जिताना। एक ही टास्क सबको दिया जा रहा है। टास्क है कि सब नेताओं का अपना बूथ जो है जिताना है और अपना बूथ जो है रिकॉर्ड मतों से जिताना। एक ही टास्क सबको दिया जा रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रदेश के सभी 11,729 बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है और उसके साथ ही करीब 50% बूथों को भी वेबकास्टिंग से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए वेबकास्टिंग टीम भी बना दी गई है। जबकि जो भी कंपनी इस वेबकास्टिंग को तैयार कर रही है, उन्हें साफ निर्देश भी दिया गया कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे, जिसमें कंट्रोल रूम के जरिए वेबकास्टिंग किए गए बूथ की निगरानी भी की जाएगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगजोड़े ने भी कहा कि वेब कास्टिंग के लिए 5,892 जो है ऐसे बूथों को चिन्हित किया गया जहां पर नेटवर्किंग की समस्या नहीं है। पोलिंग पार्टी होती है, मतदान दल होता है, ये पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाता है तो उनको किस सुविधा केंद्र से, किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, किस जिला अस्पताल से संपर्क करना है, इसकी जानकारी नहीं होती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान एक तैयार किया हुआ, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग पूरा प्रयास किया हुआ है कि राज्य में स्थित 13 जनपदों के जिला अस्पताल होंगे, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, वहां के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होंगे उनकी जानकारी सभी पोलिंग पार्टियों तक उपलब्ध रहेगी। उसका एक कार्य योजना तैयार किया गया है, जो अगले स्लाइड में हम देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने शीट पर सेक्टर ऑफिसर से लेकर पोलिंग पार्टियों के कॉन्टैक्ट नंबर्स उनमें अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में प्रत्येक बूथ से नजदीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहां के चिकित्सक का कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नाम वहां लिखा रहेगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत और उनकी बहू पर एक बार फिर से ईडी ने समन जारी किया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बीजेपी को घेरते हुए नजर आई। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से हो रही। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पलटवार करते हुए आपको पता चले कि बीजेपी की तानाशाही नहीं है और साथ ही हम कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह ही नहीं, जिन्हें 1975 में कोर्ट ने दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कितनी बार नोटिस देंगे, कितनी बार पूछताछ करेंगे? ये सारी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है और जानबूझकर मानसिक रूप से उत्पीड़ित करने के लिए कार्रवाई हो रही है। एक ही केस में आप कितनी बार नोटिस दोगे, कितनी बार पूछताछ करोगे? आपको पूछताछ करनी यही समय था, चुनाव का ही वक्त है पूछताछ करने के लिए। पहले भी कर सकते थे। अगर हरक सिंह रावत जी पर पूछताछ हो रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पर क्यों नहीं हो रही है? हरक सिंह जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कैबिनेट के तो सदस्य थे,
तानाशाही आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है। वो अपना कोर्ट का मैटर है, कोर्ट देख रही है और कोर्ट करेगी। हम इनकी इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री की तरह नहीं है, जो 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी पाया और 6 साल के लिए पद से बेदखल कर दिया था। इंदिरा गांधी पर वोटरों की घूस देना, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधन का गलत इस्तेमाल का आरोप लगा था और इनको रायबरेली से टिकट नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके की चीजें ये करते चले आए हैं और इन्होंने ही आज तक कांग्रेस के शासनकाल में इस तरीके की चीजें करी हैं। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस अभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचरान ने प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को मजबूत बताया और कहा कि उत्तराखंड में इस बार मोदी लहर कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि धरातल पर जाकर उन्होंने देखा कि उन्होंने पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक को बीजेपी द्वारा हरिद्वार से प्रत्याशी न बनाए जाने और वहां से प्रत्याशी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी सवाल उठाए और कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो बीज घोटाले में आरोपित रहे हैं। देखिए, मैं 3 सीटों में मैं खुद गया हूं। मैं एक सीट का जिन सीटों में गया हूं मैं उनका आपको समीक्षा करके बताऊंगा। पहले ले लीजिए आप हरिद्वार। हरिद्वार में निशंक को क्यों हटाया गया? क्योंकि जब एचआरडी मिनिस्टर थे तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उसके बाद जो वहां प्रत्याशी बीजेपी का लाया गया त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, जब वो कृषि मंत्री थे खंडूरी जी के जमाने में, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठवाले के बयान पर टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री अठवाले ने बयान दिया कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटों पर आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मंत्री अठावले ने कहा कि कांग्रेस को पिछले चुनाव में केरल ने बचाया था, परंतु इस बार वहां से बीजेपी मजबूत है और साथ ही ईवीएम पर भी उन्हीं के पास में है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस समय जो बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, 400 पार का नारा देने वाले पहले 200 तो पार कर लें। अठावले जी कह सकते है ना, उनके पास पावर ईवीएम की थी, लेकिन अब वो घबराए हैं, इसीलिए तो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इतने लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं? आज तो बीजेपी कहीं रहे नहीं, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। मेरे को लगता है कि पूरी रक्त भी हमारा ही हो गया है वहां। और अब उनको पता था कि कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ जी जो हमारे सीजीआई है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उनको था ये कभी ना कभी ईवीएम की हवा निकालेंगे। अभी हमारा नारा है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कांग्रेस पार्टी की हो जाएगी हार। तो कांग्रेस पार्टी की हार तो होने वाली है और हम तो करेंगे 400 पार, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाएगी 40 पार। तो मतलब ये कांग्रेस की हालत है। लास्ट चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केरला ने बचाया था, मतलब केरला में उनकी 19 सीटें चुनकर आई थी। अभी वहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी बड़ी है, कम्युनिस्ट तो उधर ही है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की प्रत्याशी को उत्तराखंड क्रांति दल ने समर्थन दिया है। यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने अल्मोड़ा में, आपको पता चले कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी की ओर से बुलाई गई पत्रकार वार्ता में उपुपा की प्रत्याशी को कर्मठ एवं जुझारू प्रत्याशी बताते हुए समर्थन दिए जाने की घोषणा की है। वो प्रत्याशी का न उतर पाना तो चुनाव आयोग की और उसकी व्यवस्था की खामी है। उन्होंने हमारी बात मानी नहीं और एक निरपेक्ष तरीके से फैसला किया और हमारे कैंडिडेट को निर्दलीय घोषित कर दिया और हमने भी उसको कहा कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं। तभी हम लोग ने, हमारी पार्टी ने फैसला किया कि यहाँ जो क्षेत्रीय ताकत है, जो जिसका प्रत्याशी होगा, हम उसको समर्थन करेंगे। और उसको समर्थन करने के पीछे हमारी मंशा ये है कि जैसा पीसी भाई ने भी कहा
कि जो राष्ट्रीय दलों का रवैया है, राष्ट्रीय दलों की जो कार्यप्रणाली है, वो क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय अस्मिता को खत्म करने वाली रही है। पहले कांग्रेस करती थी, अब आज भाजपा बहुत तेजी से उसको कर रही है। तो इस ऐसी स्थिति में हम क्षेत्रीय ताकतों का एकजुट होना और क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने का मुहिम चलाना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी को उत्तर प्रदेश संचार विभाग का समन्वय नियुक्त किया गया। इसी को लेकर गरिमा महारा दसोनी प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया, जो कि उन्हें इतने बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। गरिमा महारा ने कहा कि वह पार्टी के विश्वास पर खरी उतरेंगी और जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगी। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मीडिया चेयरमैन हमारे पवन खेड़ा जी को, जयराम रमेश जी को, सुप्रिया श्रेय जी को, वैभव वालिया जी को, डॉक्टर चैनिका उनियाल जी को, कि उन लोगों ने मेरी मेहनत को परखा और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मेरे को जिम्मेदारी मिली है और बहुत जल्द मैं उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालूंगी। और मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेतृत्व को कि मुझे जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है उसका निर्वहन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगी और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए बहुत शिद्दत से काम करूंगा। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आचार संहिता लगने के बाद से ही आपको बता दें कि अब तक केवल 885 लोगों ने सशस्त्र जमा किए हैं, जबकि कुल सशस्त्र धारकों की संख्या 1719 है। और साथ ही आपको बताते चले कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के उद्देश्य से कई स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपादन कराने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के साथ साथ तरह तरह की कार्रवाई की जाती हैं। उसी क्रम में हल्द्वानी विधानसभा में जो हमारे थाने आते हैं उसमें करीब 1719 टोटल जो आर्म्स धारक हैं, जिसमें से करीब 885 की लगभग कल तक जमा हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 855 लोगों के खिलाफ यहाँ पर 107-16 की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 85 लोगों को इसमें बाउंड डाउन किया गया है। साथ ही जो एनबीडब्ल्यू विभिन्न कोर्ट से जारी हुए थे उनके एग्जीक्यूशन पर भी बल दिया जा रहा है। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी श्रीनगर दौरे पर हैं। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया सम्मेलन में शिरकत की। गढ़वाली गीतकारों ने भी आपको बताते चले कि बलूनी और पीएम मोदी के ऊपर बनाए गए गढ़वाली गीत के जरिए उनका स्वागत किया। बलूनी ने अपने संवाद में कहा कि वे वीर शिरोमणि माधो सिंह की मूर्ति के दर्शन किए। उन्होंने ये भी कहा कि माधो सिंह भंडारी की याद में भी दीपावली के बाद में इगास पर्व को मनाया जाता है। वे इगास को देश भर में आपको बताते चले की पहचान दिलाएंगे। अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी एनडीए को 400 पार देखना चाहते हैं, जिनका वे स्वागत करते हैं। अनिल बलूनी ने यह भी कहा कि विपक्ष के ताने से वे अपना इरादा नहीं बदलने वाले। आपको बताते चलें कि कांग्रेस पर लगातार पलटवार किया जा रहा है, तो और वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर कई इन्फ्लुएंसर भी मौके पर पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने भी यहां पर शिरकत की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बीजेपी को 400 पार होते देखना चाहते हैं। इन सबका भाव बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इनके बड़ी संख्या में इन लोग आए। इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के भारतीय जनता पार्टी के विचारों को नीचे तक पहुंचाना, मोदी जी के जो जन कल्याण की चीजें उनको नीचे तक पहुंचाने के लिए ये सब लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम इनके आभारी हैं और जिस प्रकार से ये सब लोग काम कर रहे हैं, वाकई आज जो देश को आवश्यकता है मोदी जी की पुनः सरकार बनने की, विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड में, उसमें इनका भी सबका योगदान होगा और हम लोग 400 पार का जो हमारा संकल्प है वह भी पूर्ण होगा।
वार्तालाप रहा। आपको लेकर चलते हैं मसूरी, जहां पर सीएम धामी भी पहुंचे हैं और यहां पर सलवारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 10 साल ये देश का इतिहास है कि 10 साल में एक भी करप्शन का केस सरकार के ऊपर कोई लगा नहीं पाया। 10 साल छोटा टाइम नहीं होता। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कई मेरे को व्यंग करते हैं, कहते हैं कोई भी सरकार बदलेगी तो बहुत किस्से निकलेंगे। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, इतिहास में जाओ। मनमोहन सरकार के चौथे साल तक ऐसे उठक उठक के सारे चिट्ठे निकल रहे थे, वो किसने निकाले थे? और मनमोहन सरकार के टाइम में उन्हीं के मंत्री सेकंड टेनियर में जेल भी पहुंच गए थे। अगर निकलना होता तो अब तक बहुत पहले निकल जाता। आप याद करिए, 6 साल वाजपेयी सरकार थी, उसके बाद 10 साल मनमोहन सरकार रही। अगर उनको कोई भी केस मिलता तो जरूर खोज खोज के निकालते, क्यों नहीं निकाल पाए? मोदी जी ने 25 साल। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।